नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, हम लॉ के एक इम्पॉर्टेंट सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं और खास करके जो आप लोगों की इस 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार सीरीज हम लोग लेकर के कंटिन्यू किए हुए हैं, चल रही है हम लोगों का सीरीज। और आज के सीरीज में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशंस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू लॉ। डियर स्टूडेंट, आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने तैयारी को काफ़ी अच्छा कर पा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोगों के मन में अगर किसी प्रकार की दुविधा है, अगर मन में कोई डाउट हो, तो ज़रूर मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैंने अपना नंबर दे रखा है। अगर आपको क्लास की नीड है तो बेझिझक क्लास को ज्वाइन कीजिए, चूँकि मैं अपने क्लास में आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी कराता हूँ और ए टू जेड टॉपिक के ऊपर मैं आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है ताकि आपकी एक ही बार में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाए। राइट, देखिए आज हम लोग जुड़े हैं, एक प्यारा सा बुक है। इस बुक का नाम है हिंदू लॉ। देखिए, द हिंदू लॉ। डियर स्टूडेंट, यह अपने आप में एक बेयर एक्ट है और यही बेयर एक्ट आप एग्जाम में ले जा सकते हैं, एग्जाम में इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होने वाला है, बशर्ते कि बेयर एक्ट कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बेयर एक्ट है वो CLA का है, सेंट्रल लॉ एजेंसी का है। हो सकता है आपके पास किसी भी प्रकाशन का हो, है ना, यूनिवर्सल का ले सकते हैं या किसी भी ले सकते हैं, किसी भी लॉ फॉर्म का भी आती है। तो बहुत सारे बेयर एक्ट अलग अलग प्रकाशन के नाम से आती है मार्केट में। तो आपको जो इच्छा हो वो परचेज कर लीजिए, बशर्ते कि बेयर एक्ट वैसा होना चाहिए जिसमें कोई भी कमेंट ना किया गया हो। ठीक है, एकदम जिस प्रकार से लेजिस्लेशन ने इसे बनाया था, ठीक उसी प्रकार से इसमें चीजें लिखी हुई है। तो ये बेयर एक्ट जो है अलाउड होता है, आप अपने एग्जाम में कैरी ऑन कर सकते हैं। अब रही बात कि सर इस बेयर एक्ट से क्वेश्चंस को कैसे ढूंढेंगे, तो मैं वो सारी चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बेयर एक्ट के बारे में और आप लोगों को हिंदू लॉ के बारे में सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, कहानी को शुरू करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए अभी जो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करेंगे 1955 का। इस हिंदू मैरिज एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है हिंदू लॉ। आपके सिलेबस में हिंदू लॉ दिया हुआ है और यह हिंदू लॉ में कुल 4 एक्ट दिया गया है। कितने एक्ट है? 4 एक्ट दिया गया है। और यह पहला एक्ट आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। डियर स्टूडेंट, इस बेयर एक्ट को जब आप पलटेंगे, पलटिए मेरे साथ, देखिए। तो अब जब आप पलटेंगे तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, सबसे पहले दिखाई पड़ेगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो एक तो एक्ट दिया हुआ है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, दूसरा इसको पलटेंगे तो आपको मिलेगा दूसरे नंबर पर यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। तीसरा एक्ट आपको मिलेगा द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, यानी हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षता अधिनियम 1956। चौथे नंबर पर जो आपका है द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, द हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। तो कहना यह है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हिंदू एक्ट और ये हिंदू लॉ क्या है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं प्रश्न के रूप में कि सर हिंदू मैरिज एक्ट तो कहीं कोई एक्ट ही नहीं है, हमें यह एक्ट दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो कई बार एडॉप्शन पूछ लिया जाता है, तो एडॉप्शन पूछेगा, एडॉप्शन का प्रश्न होगा
तो आप किस बेयर एक्ट से ढूंढेंगे अपने एग्जाम में? सवाल ये भी आती है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में मेंटेनेंस से प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आप कौन से बेयर एक्ट उठाएंगे? तो डियर स्टूडेंट, इसलिए कहता हूं कि इस हिंदू लॉ में कुल 4 एक्ट दिए गए हैं। इस हिंदू लॉ में टोटल कितने एक्ट दिए गए हैं डियर स्टूडेंट? 4 एक्ट दिए गए हैं, याद रख लीजिएगा। और जैसा मैंने इंडेक्स में दिखाया वैसे आप लोग भी अपने अपने बेयर एक्ट में देख लीजिए। 4 एक्ट दिया गया है और वह 4 अलग अलग कानून हैं और उन सभी को हिंदू लॉ में ही डाल दिया गया है। क्योंकि वो हिंदुओं के लिए कानून है, इसलिए हिंदू लॉ के अंतर्गत वो चारों एक्ट डाले गए हैं। राइट? तो आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस था आपका हिंदू मैरिज एक्ट से ही होता है, लगभग होता है। 1-2 क्वेश्चंस आपका देखने को मिल सकता है मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन से, बाकी किसी भी एक्ट से क्वेश्चंस नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन दिखाई पड़ सकता है, मैं ये नहीं कहता दिखाई नहीं पड़ सकता, पड़ सकता है, बट अमूमन देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट से अधिक प्रश्न देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो इस एक्ट से इतनी बात याद रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस हिंदू लॉ में 4 एक्ट है, जिसमें से पहला नंबर का जो एक्ट है वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, तो इसको मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले एक मेरी बात सुन लीजिएगा। एक बच्चे कमेंट में किए थे कि सर एक बात को बहुत बार बोलते हैं आप, है ना? तो इस बात को समझ लीजिए। मुझे ये तो पता है कि आप घर पे मेरे पढ़ाने के बाद भी घर पे पढ़ते नहीं होंगे। ये बात सही है ना? एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है और यह बात आपको मानना भी चाहिए, क्योंकि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पे पढ़ते भी नहीं हैं और मैं अगर एक सेंटेंस को, एक टॉपिक को अगर मल्टीपल टाइम्स बोल दिया तो आप ये कमेंट कर रहे हैं कि सर एक बात को कई बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने के पीछे का कारण है, मैं चाहता हूं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लास में ही क्लियर कर दूं और ना केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, मैं चाहता हूं कि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाए, घर पे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं इसी उद्देश्य से एक टॉपिक को कई बार बोलता हूं, रिपीट करता हूं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूं। यूट्यूब पे तो बहुत कम रिपीट करता हूं, जब मैं क्लास लेता हूं तो एक एक टॉपिक को कई बार रिपीट करता हूं और अपनी क्लास में ही वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपको याद करा देता हूं, है ना? तो यह इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्लास में ही याद करना है तो मेरे वीडियो को देखिएगा, क्लास में ही याद हो जाएगी। अदरवाइज पढ़ाने के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। वैसे भी कुछ तो कमेंट किया गया ना, तो कमेंट आप लोग भी कीजिएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो और यह सीरीज से कितना लाभ आपको मिल रहा है। जरूर आप जहां से हैं बिल्कुल कमेंट डालिएगा, ताकि इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा और मुझे भी लगेगा चलो ठीक है कि बच्चे जो है इसको देखते हैं और बहुत शिद्दत से देखते हैं। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है इस सीरीज के माध्यम से, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, अभी हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ेंगे। बाकी का जो 3 एक्ट है वो 1956 का है, ये सब 1956 का है, बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, 1955 का है, ठीक है? इसमें टोटल सेक्शन 1 से लेकर 29 सेक्शन तक हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला सेक्शन कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। किसी भी एक्ट का पहला जो सेक्शन या आर्टिकल होता है वो जनरली 3 बातें करता है। एक तो इस एक्ट का नाम क्या होगा, दूसरा कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा यानी इसका नाम क्या होगा, और दूसरा बात करता है एक्सटेंशन का यानी इसकी विस्तार कहां तक है, ठीक है? और तीसरा बात करता है कमेंसमेंट का। तो डियर स्टूडेंट, आइए इन 3 चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल देखा जाए तो इसका शॉर्ट टाइटल होगा क्या होगा शॉर्ट टाइटल? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्या बोलेंगे? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलेंगे, शॉर्ट टाइटल हो गया। एक्सटेंशन कहां है? तो यह होल ऑफ इंडिया पर लागू है, पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं था यह एक्ट, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटाई गई है तब से यह एक्ट
जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया है। याद रखिएगा, जितने भी एक्ट, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, पहले क्या था, जितने भी एक्ट आप लोग पढ़ते थे तो 2018 से पहले, 2018 से पहले वो सभी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं हुआ करता था। सभी एक्ट 2018 से पहले जितने भी एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। लेकिन 2018 में एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उस एक्ट के तहत अब जितने भी एक्ट इंडिया में हैं सारे के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। तो इसलिए हर एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू है। पहले भारत का संविधान भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होती थी 2018 से पहले, बट 2018 में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है उसके बाद अब वह संविधान चाहे बाकी का जितने भी कानून है अब वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होता है। केवल उन लोगों पर लागू जिनको एक्ट ने हिंदू माना है। अब जो है यह सबसे अहम बातें हैं कि हिंदू लॉ उन लोगों के ऊपर भी लागू है जिनको कानून के तहत हिंदू माना गया है। यानी जो हिंदू होगा उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। तो सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर हु इज हिंदू, राइट, हिंदू कौन है? आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो सेक्शन 2 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि यह कानून जो होगा यह किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होगा। तो अभी अभी मैंने कहा कि जो हिंदू होगा उसी के ऊपर यह कानून लागू है। तो सवाल आपके मन में आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि सर हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदू किसे माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हिंदू के अंतर्गत हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, यह सबको हिंदू कहा गया है। हिंदू कौन है? तो हिंदू हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये सब हिंदू के अंतर्गत आते हैं और इन सबको हिंदू कहा गया है। वही मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी जिन्हें हिंदू नहीं माना गया है, जिन्हें हिंदू के कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो आपके एग्जाम में कई बार सवाल देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये 4 दिख जाए तो याद रखिएगा ये सब हिंदू नहीं है। अगर ऑप्शंस में ये 4 दिख जाए तो याद रखिएगा ये सब हिंदू के अंतर्गत नहीं आता। हिंदू कौन है? तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख जो हिंदू के अंतर्गत आते हैं ये हिंदू कहलाएंगे। ओके, अब एक और बातें देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले मुस्लिम था, राइट, अगर कोई व्यक्ति पहले मुस्लिम था लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया तो अब वह हिंदू माना जाएगा, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन के तहत भी जो हिंदू है उसके ऊपर भी यह कानून लागू होगा। या कई बार ऐसा हुआ कि पहले कोई हिंदू था फिर वो बाद में मुस्लिम बन गया, तब उसके ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होगा, लेकिन फिर से वो रिकन्वर्जन कर लिया और फिर वो हिंदू बन गया। तो रिकन्वर्जन के तहत भी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, पहले हिंदू था फिर मुस्लिम बना और फिर से हिंदू बन गया, यानी रिकन्वर्जन किया, तो रिकन्वर्जन के तहत भी यह कानून उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। इस बात को याद रखिएगा। एक पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का केस आया था। अगर कोई बच्चा हिंदू मदर से जन्मा है, अगर कोई बच्चा जिनकी माँ हिंदू है और पिता की रिलीजन पता ही नहीं है, यानी अनक्लियर है, अगर पता नहीं है तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा, इस केस में कहा गया। लेकिन नियम यह होता है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मान लीजिए माता जो है, मदर जो है वो मुस्लिम है और फादर जो है वो हिंदू है, तो इन दोनों से जो बच्चा जन्मेगा, चिल्ड्रेन जो होगा वो क्या होगा? वो हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा? माता और फादर यानी मदर और फादर अलग अलग रिलीजन के हैं, तो बच्चा क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, बच्चा मुस्लिम भी हो सकता है, बच्चा हिंदू भी हो सकता है,
डिपेंड करता है बच्चे की लालन पालन किस रीति रिवाज से हुई है। अगर फादर मुस्लिम है, मदर हिंदू है, या मदर हिंदू है मुस्लिम है और फादर हिंदू है, तो जो बच्चा होगा, बच्चे का पालन जिस रीति रिवाज से किया जाएगा, बच्चा वही समझा जाएगा। आई बात समझ में? ओके। अब सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है डेफिनेशंस। कुछ शब्द को, कुछ वर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जैसे कस्टम एंड यूजेस को डिफाइन किया गया है, सपिंडा रिलेशनशिप को बताया गया है, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को बताया गया है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप अपने बेयर एक्ट से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हालांकि जुडिशियरी का बैच होता तो एक एक वर्ड टू वर्ड मैं क्लियर करता कि आखिर कस्टम क्या होता है, यूजेस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तमाम बातें बताता। बट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में ओपन बुक एग्जाम है, तो बेयर एक्ट से आप हेल्प ले सकते हैं कि कस्टम और यूजेस किस सेक्शन के किस क्लॉज में परिभाषित किया गया है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है कि कस्टम और यूजेस हिंदू मैरिज एक्ट के किस सेक्शन में, किस क्लॉज में परिभाषित किया गया है, तो आपको याद रखना है तो याद रखिएगा, नहीं तो आपके पास बेयर एक्ट होगा, इंडेक्स देखिएगा और फट से उस क्लॉज पे जाइएगा, सेक्शन पे जाइएगा और आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। तो पहले यह पढ़े रहेंगे, तब खोजना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब आइए एक केस नहीं, सेक्शन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। सेक्शन 4 करता है बात ओवरराइडिंग इफेक्ट, अध्यारोही प्रभाव। देखिए, यह एक्ट सभी हिंदू कस्टम, यूजेस और किसी भी अदर टेक्स्ट को ओवरराइड करता है। देखिए, यह कहने का मतलब यह है कि जो मनुस्मृति या जो यह एक्ट सभी हिंदू कस्टम, इससे पहले जो हिंदू कस्टम्स हैं, हिंदू यूजेस है, उन सब के ऊपर यह अध्यारोही प्रभाव डालता है। बात समझ में आ रही है? यानी इसका इफेक्ट जो है सबसे ऊपर है। और इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा, तो पहले से अगर कोई कानून है और उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट आ गया है और यह बातें उस कानून में भी दिया गया है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी दिया हुआ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट की बात को माना जाएगा। ठीक है, यह ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है। सेक्शन 5 जो है, यह बात करता है कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहीं पर लिख देता हूं, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला, यानी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है इस सब्जेक्ट के लिए। क्या है? कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। अगर कोई हिंदू है, मान लीजिए कि कोई हिंदू व्यक्ति है, तो इस हिंदू व्यक्ति को क्या कोई शर्त दिया गया है उसके शादी को लेकर? जी हां, हिंदुओं को शर्त दिया गया है शादी को लेकर। क्या शर्त दी गई है? यही है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह के लिए शर्त रखी गई है। तो एक हिंदू व्यक्ति, क्या शर्त होगा उसको शादी करने के लिए? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आप यदि आप हिंदू है और आप विवाह करना चाहते हैं, तो वह विवाह तभी वैलिड माना जाएगा जब सेक्शन 5 के अंतर्गत आएगा। जब सेक्शन 5 के तहत 5 में दिए गए प्रोविजंस को फुलफिल करता है, तब आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, अदरवाइज वह शादी वैलिड नहीं होगी। आइए क्या बातें हैं, पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मोनोगैमी। जब एक लड़का एक शादी कर रहा है किसी लड़की से, तो उस लड़का का पहले से कोई जीवित दूसरी पत्नी ना हो। और अगर कोई लड़की शादी कर रही है तो पहले से उसका कोई जीवित पति ना हो, यानी कि विवाह के समय पहले से कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए अगर लड़की है तो, और लड़का है तो पहले से उसकी जीवित कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए, यानी मोनोगैमी की बात करता है। न तो लड़का और न ही लड़की कि पहले से कोई जीवित पति या पत्नी हो। तो लड़की है तो उसके पास पहले से कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए, लड़का है तो पहले से जीवित कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। तो पहला कंडीशंस यही है। दूसरा है मेंटल कैपेसिटी, यानी दोनों साउंड माइंड के हो, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए।
दोनों साउंड माइंड के होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा कहता है एज, अगर लड़का है तो 21 साल का उम्र पार कर चुका हो, अगर लड़की है तो 18 वर्ष की उम्र जो है पार कर चुकी हो। अभी तक 21-21 लागू नहीं किया गया है। कुछ लोगों के मन में ऐसा होता है कि सर लड़का और लड़की दोनों के लिए 18 वर्ष है या दोनों के लिए 21 वर्ष है। डियर स्टूडेंट, ना अभी किसी के लिए ना तो 21 वर्ष किया गया है और दोनों के लिए 18 वर्ष भी नहीं किया गया है। लड़का के लिए 21 वर्ष आज भी है और लड़कियों के लिए आज भी 18 वर्ष ही है, तो याद रखिएगा। अब चौथा नंबर है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, नॉट अलाउड अनलेस कस्टम परमिट्स। देखिए, अगर आपके कस्टम के द्वारा अगर ऐसा कोई नियम है तब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी आप शादी कर सकते हैं, बट इसका हिंदी होता है निषिद्ध नातेदारी। आप निषिद्ध नातेदारी में शादी नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बुआ की लड़की से शादी नहीं कर सकते, मौसी की लड़की से शादी नहीं कर सकते, मामा की लड़की से शादी आप नहीं कर सकते। इस प्रकार से लिस्ट दिया गया है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत और कहा गया है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। पांचवा है सपिंडा रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है ये भी अलाउड नहीं होता है। मतलब सपिंडा का मतलब होता है मां के तरफ से ऊपर की ओर 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक आप शादी नहीं कर सकते। उसमें शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो यह 5 कहानी है, याद रखिएगा। सबसे पहले सिंगल विवाह होनी चाहिए, यानी शादी के समय अगर लड़का है तो उसके पास पहले से कोई जीवित पत्नी ना हो। लड़का और लड़की दोनों साउंड माइंड का होना चाहिए। लड़का का एज 21 वर्ष और लड़की का उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए और वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत ना आता हो और साथ ही साथ सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत भी ना आता हो। अगर यह पांचों कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहा है तो आप एलिजिबल है उस लड़की या उस लड़का से शादी करने के लिए, अगर आप हिंदू है तो एक हिंदू के लिए क्या कंडीशन से विवाह करने के लिए, आई होप यह पांचों बातें आप लोगों को याद हो गई होगी। आपकी एग्जाम में यहां से धड़ल्ले से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। एक केस आया था लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का मामला। 2 एडल्ट्स मैरिंग ईच इज देयर पर्सनल लिबर्टी, वैलिड इंटरकास्ट मैरिज प्रोटेक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अगर 2 एडल्ट व्यक्ति अगर मैरिज कर रहा है, शादी कर रहा है, तो वो पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया सेकेंड मैरिज विदाउट वैलिड डिवोर्स बाइगेमी इक्वल टू वाइड होगा, यानी सेकेंड मैरिज करते हैं बिना डिवोर्स के, विदाउट वैलिड डिवोर्स, बिना डिवोर्स के अगर दूसरी शादी आप करते हैं वो बाइगेमी के अंतर्गत आएगा और वह वाइड माना जाएगा। दूसरी विवाह जो होगा वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा और बाइगेमी द्वि विवाह के अंतर्गत आपको सजा भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इन बातों को याद रखिएगा, सरला मुदगल के केस में कहा गया था। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और इसलिए सरला मुदगल का केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 6 बात करता है गार्जियनशिप इन मैरिज। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। पूर्व में ब्राइड अगर माइनर है तो गार्जियन कंसेंट अब मिनिमम एज फिक्स्ड हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? ये पहले क्या था कि गार्जियन, शादी में गार्जियन की जो सहमति है वो जरूरी होता था। अब तो क्या है, मिनिमम एज जो है फिक्स हो चुका है, इस बात को याद रखिएगा। सेक्शन 7 बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कहने का मतलब हिंदू रीति रिवाजों से होगी। हिंदू जो विवाह होगा, शादी जो होगी वो हिंदू रीति रिवाज से होगा। यानी कहने का मतलब आपका जो भी कस्टम है, आपकी जो भी रिचुअल्स है, अपने रिचुअल्स के तहत आप शादी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि शादी जो होती है तो कहीं कहीं सिंदूरदान करते ही विवाह संपन्न माना जाता है, कई जगह अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, तो कई जगह पानी काटने की विधि होती है। तो अलग अलग विधि है, अलग अलग आपके समाज के अनुसार
आपके समाज में अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, तो आपके समाज में जिस रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है उसी की बात यहाँ पर कर रहा है कि शादी हिंदू रीति रिवाजों से होगी। सप्तपदी, जहां सप्तपदी का कॉन्सेप्ट है वहां पर सातपदी का मतलब होगा कि 7 फेरा लिया जाना। मतलब जिस भी समाज में सप्तपदी का कॉन्सेप्ट है, जहां 7 फेरे लेने का कॉन्सेप्ट है, वहां पर 7 फेरा तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप 7 कदम 7 फेरे चलते हैं, तब कदम नहीं 7 फेरे चलते हैं तब। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एस नगालिंगम वर्सेस शिवागमी का यह मामला है। एक हिंदू मैरिज तब तक वैलिड नहीं जब तक सेरेमनीज अकॉर्डिंग टू कस्टम ना हो। आप जिस सेरेमनीज को आपने फॉलो किया है वो आपके कस्टम के अंतर्गत अगर नहीं है तो वह विवाह माना नहीं जाएगा, उस विवाह को वैलिड नहीं माना जाएगा, इस केस लॉ में कहा गया है। सेक्शन 8 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। अगर आप हिंदू है और आपने शादी किया है तो आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। हालांकि यह मैंडेटरी नहीं है, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, लेकिन एविडेंसरी वैल्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एविडेंसरी वैल्यू के लिए कि आपने शादी किया था। कोई भी राज्य मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स बना सकता है, यह राज्य के अकॉर्डिंग है। राज्य चाहे तो मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य कर सकती है आपको, और नियम बना सकती है कि जितने भी व्यक्ति शादी करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। तो वो स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। एक केस आया था सेक्शन नंबर 8 के ऊपर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। यह केस काफी हिट केस है और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। यह केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मैरिज को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कह दिया कि भैया सभी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करवाओ, सभी मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सभी मैरिजेज का। ठीक है। सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स, दाम्पत्य जीवनों का पुनर्स्थापन। तो डियर स्टूडेंट, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का मतलब क्या है, यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने शादी किया और अगर आप लड़का है और अगर आपकी पत्नी आपसे दूर रहती है तो आपके पास अधिकार है कि उस पत्नी को यह कहिए कि आप मेरे पास आकर के रहिए। अगर आपने शादी की और आप लड़की हैं और आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो आपका अधिकार है कि आप पति को कहें कि पति मेरे पास आकर के रहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 9 के तहत आप पिटीशन भी दे सकते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। अगर पति अलग रह रहा है तो उसे साथ रहने के लिए बोला जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगर पत्नी अलग रह रही है तो पत्नी को साथ रहने के लिए कोर्ट के द्वारा बोला जाएगा। तो यह आर्टिकल 9 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केस आया था टी सरिथा वर्सेस टी वेंकटा सुभैया का केस है। आरसीआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। ठीक है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने आरसीआर को वैध माना। ठीक है। इस बात, आरसीआर का मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। आरसीआर कहीं और नहीं चले जाइएगा, क्रिकेट वगैरह में नहीं चले जाइएगा। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। ठीक है। तो इस केस में कहा कि भैया यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट ने आरसीआर को वैलिड माना है। तो याद रखिएगा किस केस में कहा गया कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना है, यह वैलिड है, किस केस में कहा गया है। तो केस का नाम याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, बात करता है न्यायिक पृथक्करण की बात करता है। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है समझिए। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है अगर शादी आपकी हुई है, ठीक, शादी आपकी हुई है और आप चाहते हैं तलाक देना, आप पत्नी को या पति को तलाक देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कोर्ट में जाकर एक याचिका पिटीशन देते हैं डिवोर्स के लिए। तो उस डिवोर्स के आधार पर जज साहब क्या करते हैं, पहले क्या कर देते हैं कि जाइए आप लोग जुडिशियल सेपरेट रहिए।
न्यायिक पृथक्करण का आदेश देती है। जज को ऐसा लगता है कि हो सकता है, चूंकि किस हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता, नोकझोंक नहीं होता है, थोड़ी बहुत कहानी ऐसी चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी बातों के लेकर के खींचातानी होती रहती है ना। तो जज को ऐसा लगता है कि जज को क्या ऐसा लगता है, कानून ही ऐसा बनाया गया है कि ऐसा कई केस देखा गया है जिसमें पति और पत्नी तलाक के बाद भी एक हो गए हैं, तलाक ले लिए, इसके बाद भी एक हुए हैं। पता है क्यों? क्योंकि बाद में उनको एहसास हुआ कि गलती हमारी ही थी, और फिर बाद में जाकर के अपने रिश्तों को बचाया, तलाक के बाद एक दूसरे को अपनाया। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे केसेस धड़ल्ले से पहले आ रही थी, इसलिए सेक्शन 10 में प्रोविजंस दिया गया है जुडिशियल सेपरेशन। अगर कोई भी बात ताजी रहती है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं तलाक देने के लिए, लेने के लिए। तो जब कोर्ट पहुंचते हैं तो जज साहब के द्वारा पहले जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया जाता है। इसका मतलब होता है, जज साहब कहते हैं कि भैया जाओ तुम लोग सेपरेट रहो, अलग अलग रहो। अगर तुम साल भर अलग अलग रह गया, अगर तुम पति पत्नी साल भर अलग अलग रह गया, तो इसके आधार पर, जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर तुम लोगों को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि तुम लोगों को तलाक दे दिया जाएगा। तो जुडिशियल सेपरेशन एक तलाक नहीं होता है। जुडिशियल सेपरेशन एक प्रकार का आदेश है जिसमें न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि आप लोग अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि साथ रहने का, बिल्कुल रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायालय उसमें आपको बाउंड नहीं करती है कि आपने साथ क्यों रहा, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन का आदेश जब आ जाती है तो आप लोग अलग अलग रह जाते हैं और 1 साल तक अलग अलग रह जाते हैं। तो इस आधार पर यह भी एक आधार बन जाता है कि आपने जुडिशियल सेपरेशन पर 1 साल तक अलग अलग रहा है, तो इस आधार पर भी आपको तलाक मिल जाती है। तो तलाक का एक ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन भी है, यह बात आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जुडिशियल सेपरेशन के आधार पर आप तलाक भी ले सकते हैं, लेकिन आपका मन किया कि नहीं 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 मेरा ही गलती है, या पति को लगा, एहसास हुआ कि गलती मेरी ही है, या पत्नी को लगा कि गलती मेरी ही है, तो वो लोग अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए, सॉरी बोलते हुए अपने रिश्ता को बचा लेता है। तो जुडिशियल सेपरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलग हो जाते हैं। तो ये जुडिशियल सेपरेशन दिया गया है। अब सेक्शन नंबर 11 और 12, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 बात करता है वाइड मैरिज की, शून्य विवाह की। एक विवाह शून्य कब होती है? तो याद रखिएगा, अगर बाइगेमी, अगर आप दूसरी विवाह करते हैं, पहली शादी पहले से थी लेकिन आपने फिर से शादी कर लिया और वो पत्नी भी अभी जीवित है और फिर से आपने शादी कर लिया, तो द्विविवाह हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो मैरिज है वो वाइड मानी जाएगी। मैरिज क्या होगा? वाइड मानी जाएगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा रिलेशनशिप, अगर आप शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत करते हैं, अगर आप शादी सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत करते हैं, आपका कोई परंपरा, आपका कोई कस्टम ऐसा नहीं कहता, लेकिन तब भी आप सपिंडा में शादी करते हैं, तब भी आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत शादी करते हैं, तो यह शादी क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। यह शादी कानूनन वाइड है, कानूनी रूप से यह शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। एक केस आया था सरला मुदगल केस, सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग फर्स्ट मैरिज वाइड होगा और यह बाइगेमी के अंतर्गत आएगा। अगर आप दूसरी विवाह करते हैं जबकि पहली विवाह बना हुआ है, पहली विवाह जिस लड़की के साथ या जिस लड़का के साथ हुआ है वह अभी जीवित है, और फिर आपने दूसरी विवाह किया है, तो यह विवाह शून्य माना जाएगा और यह बाइगेमी का अपराध माना जाएगा। और बाइगेमी अपने आप में ऑफेंस है, यह पनिशेबल है। सेक्शन 12 कहता है वाइडेबल मैरिज। देखिए, एक तो होता है वैलिड, याद रखिएगा, एक होता है वैलिड, एक होता है वाइड और एक होता है वाइडेबल। वैलिड वो जो 5 कंडीशंस हमने पढ़ाया, तो अगर वो 5 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपकी मैरिज जो होगी वो वैलिड मानी जाएगी। और अभी अभी मैंने सेक्शन 11 में पढ़ाया है कि उसके अंतर्गत सपिंडा रिलेशनशिप के अंतर्गत या डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंतर्गत या बाइगेमी का अपराध करते हैं, तब आपका मैरिज जो होगा वो वाइड माना जाएगा। और वाइडेबल किसको कहेंगे? तो जब इंपोर्टेंसी है, मान लीजिए कि जिसके साथ शादी हुई है लड़का अगर नपुंसक है, इंपोर्टेंसी है, ठीक है,
तो वह शादी वाइडेबल, क्योंकि शादी का मतलब ही पूरा नहीं हो पाएगा। शादी का उद्देश्य, एक उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चों को जन्म दे, है ना, संतान उत्पत्ति करना भी शादी का उद्देश्य है। तो अगर लड़का इंपॉर्टेंस है, अगर वो सक्षम ही नहीं है बच्चे को जन्म देने में, नपुंसक है, तो शादी को कंटिन्यू रखना कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए इस आधार पर शादी को वाइडेबल भी करार दिया जा सकता है, वाइडेबल मैरिज। हालांकि अगर पति नपुंसक भी है तभी पत्नी को एक्सेप्ट है, कोई बात नहीं, शादी वैलिड है। वाइडेबल है, आप चाहे तो वाइडेबल को वैलिड की तरह ट्रीट किया जाता है। वाइडेबल को वैलिड की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करूंगा। तो वाइडेबल मैरिज कब होता है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर मान लीजिए कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई वो थोड़ी सी पागल है, आप मांग रहे हैं गिलास पानी, वो ला करके आपको दे रही डायरी, यानी आप कुछ और मांग रहे हैं, वो डांस करना शुरू कर दे रही है, यानी मेंटल है। तो जब अगर वो मेंटल है तो इस कंडीशन में क्या होगा, याद रखिएगा, इस कंडीशन में आपकी शादी जो होगी वो आपका वाइडेबल माना जाएगा, राइट। अब सवाल आती है कि वाइडेबल का एक कॉन्सेप्ट और भी है, यह है कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड। आपने जिस लड़की से शादी किया है उसको जबरदस्ती उससे शादी किया है, या किसी गलत तरीके से सहमति आपने उससे लिया है, गलत तरीके से। तो जब गलत तरीके से या फ्रॉड तरीके से आपने सहमति उससे लिया है और तब अपने शादी किया है, तो वह मैरिज क्या माना जाएगा? वाइडेबल माना जाएगा, राइट। और चौथा आपका है प्रेगनेंसी बाय अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज। जब आपकी विवाह हो रही थी जिस लड़की के साथ, वह लड़की किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो इस आधार पर भी आप अपने शादी को वाइडेबल करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली 3 शब्द आपको समझना चाहिए। 3 शब्द, थोड़ी मैं नहीं चाह रहा था इसको बताना, बट मैं बता देता हूं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर है कि अभी समझ ले। देखिए, एक तो होता है वैलिड, दूसरा होता है वाइड। कॉन्सेप्ट दो ही है, कॉन्सेप्ट दो ही है। या तो आपकी शादी वैलिड होगी और या तो आपकी शादी वाइड होगी, तीसरा का कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आपकी शादी वाइड होगी या वैलिड होगी। अगर 5 कंडीशंस को फुलफिल किए हैं तो क्या होगा? वैलिड होगा। अगर नहीं किए हैं तो वाइड होगा, राइट। अब पहले मेरी बातों को समझिए, वाइडेबल क्या होता है? वाइडेबल का मतलब होता है, वाइडेबल इसका मतलब होता है वाइड प्लस एबल। जो वाइड के योग्य हो, जो वाइड के योग्य हो उसी को वाइडेबल कहा जाता है। और यह ट्रीट कैसे होता है? ट्रीट एज वैलिड। वाइडेबल को वैलिड की तरह ट्रीट किया जाता है, यह ट्रीट होगा वैलिड की तरह। मतलब एक एग्जांपल देता हूं, वाइडेबल मैरिज का एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंसी। देखिए, मान लीजिए कि आप जिस लड़की से शादी किए हैं या जिस लड़का से आपने शादी किया है और वह लड़का नपुंसक है, तो शादी का उद्देश्य पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लेकिन आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, बच्चे को गोद ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है, शादी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप चाहे तो इस शादी को वाइड भी करा सकते हैं इस आधार पर कि वह नपुंसक है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, यह शादी वाइडेबल है, लेकिन आप कैसे मानकर चल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। तो जब कोई बात नहीं तो शादी वैलिड है, चल रही है, चल रहेगी, आगे तक भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कानून उसको सही मानकर चलेगी। अब एक एग्जांपल और देता हूं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मान लीजिए कि आपने जिस लड़की से शादी किया, आप मांग रहे हैं पानी, वो डांस करना शुरू कर दे रही है ना। आप मांग रहे हैं कि चलो चावल थोड़ा दे दो, वो गाना गाना शुरू कर देती है, मतलब कुछ भी। तो वो उसके पास दिमाग थोड़ा कम है, मेंटल है। तो मेंटल है तो आप इस शादी को वाइड भी डिक्लेयर करवा सकते हैं कोर्ट से। तो जब वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन आपके मन में है चलो कुछ भी हो, पागल हो, कोई बात नहीं, सुंदर तो है,
बहुत सुंदर है। तो अब इस समझ करके आप उसको रखे हैं घर में और शादी के रिश्ता को चला रहे हैं, तो उसे आप वाइड थोड़ी मान रहे हैं, उसको वैलिड की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक्चुअली में कानून कहती है वो वाइडेबल है, शादी के योग्य नहीं है, वाइडेबल है। लेकिन आप उसको, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपनी शादी को कंटिन्यू रखिए। जब शादी को कंटिन्यू रखिएगा तो वह वैलिड की तरह ट्रीट किया जाएगा, राइट? तो वह वैलिड कहा जाएगा, लेकिन वो वाइडेबल है। वाइडेबल क्यों है? क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है इम्पोर्टेंसी का और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। तीसरा देख लीजिए, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। आप गलत तरीके से फोर्स के जबरदस्ती बलपूर्वक उसका सहमति आपने लिया है, गलत तरीके से फ्रॉड करके आपने उसकी सहमति लिया है। किसी लड़की का सहमति आपने जबरदस्ती लिया कि शादी तुमको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुमको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपने कह करके सहमति आपने ले लिया। वह लड़की शादी के लिए मजबूर हो गई, शादी कर भी ली, तो वह लड़की चाहे तो शादी को वाइड डिक्लेयर करवा सकती है, क्योंकि वह मैरिज वाइडेबल है, वाइडेबल है, वाइडेबल है। लेकिन लड़की जब आपके घर में गई, उसको वो सब प्यार मिल रहा है, वो सब खुशी मिल रही है आपके घर में जाने के बाद। तो जब आपके घर में जाने के बाद उसको सारी खुशी मिल रही है, तो कोई लड़की भला क्यों वापस आना चाहे? तो वो मैरिज तो वाइडेबल है, वाइड के योग्य है, बट वो लड़की चुप रहेगी, चलो कोई बात नहीं, गलत तरीके से मानता हूं कि गलत तरीके से शादी हुई है हमारी, बट कोई बात नहीं, ओके, तो शादी वैलिड की तरह ट्रीट होगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस शादी को, वो शादी एक्चुअली में वाइडेबल है। इस 4 कंडीशन में शादी वाइडेबल योग्य होता है, वाइडेबल होता है, लेकिन आप उसे वैलिड की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आपके पति नपुंसक है तब भी कोई बात नहीं, वैलिड माना जाएगा। अनसाउंड माइंड है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। कंसेंट अगर फोर्सफुली आपने लिया है, फ्रॉड तरीके से लिया है, तब भी कोई बात नहीं है। अगर शादी के समय किसी और से प्रेग्नेंट थी तब भी कोई बात नहीं है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस मैरिज को कंटिन्यू रखिएगा तो वो मैरिज वैलिड की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये समझ में आई, वैलिड और वाइड ही होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट हम लोग पढ़ते हैं लॉ में वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब होता है जो वाइड के लिए योग्य हो। कानून इसे वाइड कर सकती है, किस आधार पर? इन 4 आधार पर। आई बात समझ में? ओके। एक यमुना बाई का केस काफी हिट केस है, वर्सेस अनंत राव 1988 का मामला है। वाइडेबल मैरिज ओनली बाय कोर्ट डिक्री। वाइडेबल मैरिज किसके द्वारा वाइडेबल कराया जाएगा? तो कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ही उसे वाइड डिक्लेयर कर सकती है, डिक्री के माध्यम से, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वो वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड है, याद रखिएगा। अब हम लोग आर्टिकल 13 के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 13(1) कहता है पति या पत्नी द्वारा तलाक के जनरल ग्राउंड्स दिया गया है, जिसमें पति और पत्नी दोनों के पास अधिकार दिया गया है कि वह एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, ले सकती है। पहला है एडल्ट्री, जिसमें कहा गया है पति पत्नी ने विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए हो तो उसे एडल्ट्री कहा जाएगा। देखिए मेरे भाई, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। एडल्ट्री का मतलब होता है कि आपकी शादी हुई, जिस लड़की से आपकी शादी हुई या जिस लड़के से आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद अगर लड़का या लड़की किसी और लड़का या लड़की से संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करता है, तो यह एडल्ट्री के अंतर्गत आएगा। एडल्ट्री पहले अपराध होता था जिसमें केवल और केवल लड़का को पनिशमेंट मिलता था, लेकिन अब उसे अपराध मुक्त कर दिया गया है। अब कोई लड़का किसी की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है तो कानून उसे दंडित नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है? तो अब जो है एडल्ट्री अपने आप में ऑफेंस के कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे एडल्ट्री आज भी तलाक के ग्राउंड है। एडल्ट्री के आधार पर आज भी तलाक लिया जा सकता है। एडल्ट्री के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती। एडल्ट्री अपने आप में अपराध नहीं है, पहले अपराध था, अब अपराध नहीं है, लेकिन एडल्ट्री के आधार पर तलाक लिया जा सकता है, याद रखिएगा।
इसमें एक केस आया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला। 497 आईपीसी असंवैधानिक घोषित पर सिविल लॉ में एडल्ट्री तलाक का ग्राउंड बना रहता है, इस केस में भी कहा गया। ये केस आया था सुब्रमण्या का केस आया था, जिसमें सरस्वती 1964 का मामला है। एडल्ट्री साबित करने के लिए परिस्थितिक जन्य साक्ष्य भी पर्याप्त हो सकते हैं। देखिए, एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी क्या होंगे, एनफ होंगे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी एडल्ट्री को प्रूफ किया जा सकता है, इस केस में कहा गया। क्रुएल्टी के ऊपर बात करते हैं। क्रुएल्टी भी एक ग्राउंड है, एक आधार है जिस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, शारीरिक या मानसिक क्रूरता से जिससे साथ रहना असंभव हो जाए। कोई पति अपने पत्नी को इस तरह से क्रुएल्टी करता है, क्रूरता करता है, इस तरह से व्यवहार करता है, वो खूब मारता पीटता है, चप्पल से मारता है, जूता से मारता है, बेल्ट से मारता है सॉरी, तो यह क्रुएल्टी के अंतर्गत आता है और पत्नी चाहे तो इस आधार पर तलाक भी ले सकती है। इसमें केस आया था भगत वर्सेस जी भगत का केस। मानसिक क्रूरता ऐसा व्यवहार जिससे पति पत्नी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। समर घोष वर्सेस जया घोष का मामला आया था। मानसिक क्रूरता के विस्तृत पैरामीटर बताया गया है। इसमें एक डिजर्शन होता है। डिजर्शन का मतलब है कि कम से कम 2 वर्ष का अस्थायी परित्याग, छोड़ने का इरादा, साथ नहीं रहने का वास्तविक त्याग। अगर कोई पत्नी और पति 2 साल से अलग रह रहे हैं, छोड़ने का इरादा उसका है कि छोड़ देंगे, अब इस जीवन को नहीं बिताएंगे, और साथ नहीं रहने का वास्तविक त्याग किया है कि अब साथ कभी नहीं रहेंगे, तो उस केस में डिजर्शन के आधार पर तलाक मिल सकता है। मान लीजिए कि कोई पति पत्नी शादी की, यानी कोई लड़का लड़की शादी किया, शादी के बाद लड़का का मन हो गया कि नहीं मुझे अकेले रहना है, त्याग दिया, वो घर परिवार को छोड़ दिया, कभी नहीं आने का जिद बना लिया, नहीं आया कभी, 2 साल तक अगर लगातार नहीं आता है, तो इस आधार पर भी पत्नी को तलाक मिल जाती। भला पत्नी अकेले क्यों रहे, क्यों ना वो बाकी का जीवन किसी और अच्छे लड़के के साथ बिताए, है ना। तो इस आधार पर भी तलाक मिल जाती है। इसमें भी केस आया था लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपलानी वर्सेस मीना का केस है। डिजर्शन मस्ट बी विदाउट रीजनेबल कॉज। क्या होना चाहिए, डिजर्शन मस्ट बी विदाउट रीजनेबल कॉज का होना चाहिए, याद रखिएगा। धर्म परिवर्तन, अगर मान लीजिए कि पति या पत्नी में से कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो इस आधार पर भी तलाक मिल जाता है। पति जो है किसी और धर्म को अपना लिया, तो पत्नी उससे तलाक भी ले सकती है। तो डिजर्शन कन्वर्जन के आधार पर भी, धर्म परिवर्तन के आधार पर भी क्या होता है, तलाक मिल जाती है। अब इसमें आया था सुरेश बाबू वर्सेस लीला का मामला। कन्वर्जन एक वैध डिवोर्स ग्राउंड है, मैंने पहले भी कहा। एक है मेंटल डिसऑर्डर, लगातार मानसिक बीमारी जैसे सिजोफ्रेनिया आज हो जाती है, या ऐसी स्थिति जिससे वैवाहिक जीवन असंभव हो जाए। देखिए, मेंटल डिसऑर्डर कुछ ऐसा शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से वैवाहिक जीवन जो है वो असंभव हो जाए, संभव ही नहीं है उसको कंटिन्यू चला पाना। तो इस आधार पर, मेंटल डिसऑर्डर के आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसमें सरदा वर्सेस धर्मपाल का मामला था। कोर्ट मेडिकल परीक्षा का आदेश दे सकती है कि सच में यह मेंटल है कि नहीं, प्रूव करो, ठीक है। लेप्रोसी, हालांकि लेप्रोसी को अब हटा दिया गया, कुष्ठ रोग को, अब ये नहीं है डिवोर्स का ग्राउंड। ये वेनेरियल डिजीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म, याद रखिएगा, संक्रामक यौन रोग। अगर किसी को एड्स हो जाता है, HIV एड्स हो जाता है, तो उस आधार पर भी तलाक मिल सकता है। अब किसी को एड्स हो गया है, आपको पता है कि एड्स अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, तो उसके संपर्क में जितने भी व्यक्ति जाएंगे, वेनेरियल डिजीज है ये, उसको भी एड्स हो जाएगा। तो कोई पत्नी उसके संपर्क में जाएगी, तो जाहिर सी बात है पत्नी को भी एड्स हो जाएगा।
बच्चे जन्म लेगा उसको भी एड्स रहेगा, तो ये फैलता चला जाएगा। तो एड्स के आधार पर भी क्या होगा, तलाक मिल जाता है। यह भी एक ग्राउंड है तलाक का। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, सन्यासी ले लेना, सन्यास हो जाना। अगर कोई पति घर छोड़ दिया है, घर छोड़ करके भाग गया है, सन्यास ले लिया कि अब मुझे कभी नहीं जाना, तो पति पत्नी ने हिंदू धार्मिक सन्यास लेकर संसार का त्याग कर दिया है, तो इस आधार पर भी दूसरे स्पाउस को क्या मिल जाएगा, तलाक मिल जाएगा। मृत्यु की सूचना, अगर 7 वर्ष तक कोई व्यक्ति गायब रहा और कोई खबर नहीं मिला, उसे कोई खबर नहीं, कुछ नहीं मिला, कहां है नहीं है, तो ऐसा प्रिजम्पशन किया जाता है कि वह मर गया होगा। और इस आधार पर भी 7 साल तक अगर किसी का पति का कोई खबर ही नहीं है, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई खबर नहीं है, तो इस आधार पर भी तलाक का ग्राउंड बनता है और इस आधार पर तलाक मिल जाती है। आर्टिकल 13(1)(a) कहता है कि वैवाहिक दायित्वों की बहाली, सहजीवन पुनर्स्थापन न होने पर तलाक। अगर मान के चलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मैंने पढ़ाया था, आदेश के बाद 1 वर्ष तक रिटर्न न करना, अगर 1 वर्ष तक रिटर्न नहीं किया जाता है तो इस पर भी तलाक मिल जाती है। जुडिशियल सेपरेशन के आदेश के बाद 1 वर्ष तक कोहैबिटेशन न होना, मान लीजिए कि जुडिशियल सेपरेशन का आदेश आपको दिया गया और कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो इस आधार पर भी आपका क्या होगा, तलाक मिल जाता है। मैंने पहले भी कहा था। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, केवल पत्नी को विशेष तलाक का ग्राउंड दिया गया है, स्पेशल ग्राउंड्स फॉर वाइफ दिया गया है। इसमें कहा गया है कि महिला को केवल यह अधिकार प्राप्त है तलाक लेने का। कौन कौन से है, याद रखिएगा, बाइगेमी ग्राउंड्स, पति की दूसरी पत्नी का जीवित होना, इस आधार पर महिला के पास केवल यह अधिकार है कि वह पति को तलाक दे सकती है। यमुना बाई का केस काफी फेमस केस लॉ है। पति द्वारा बलात्कार, अगर मान के चलिए पति के द्वारा रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी किया जाता है, तो उस आधार पर भी पत्नी के पास राइट है कि पति से तलाक ले ले, तो यह भी एक ग्राउंड माना गया है। तीसरा है मेंटेनेंस डिक्री के बाद भी पति का साथ न रखना, अगर मेंटेनेंस हो गया, पति अपनी पत्नी को साथ नहीं रख रहा है, तो इस आधार पर भी क्या है, तलाक मिल जाता है। चौथा है नाबालिग विवाह को बालिग होने पर अस्वीकार करना। मान लीजिए कि अगर नाबालिग विवाह हुआ और वह बालिग होने पर, यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, उसे अगर आप स्वीकार करते हैं तो इस आधार पर भी आपको तलाक मिल जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक्स नाम का व्यक्ति है 21 वर्ष का, लड़का के लिए 21 वर्ष तय किया गया शादी के लिए। वाई नाम की लड़की है, यह है 16 वर्ष की। लड़की के लिए कितना उम्र है, 18 वर्ष, लेकिन लड़की का 18 वर्ष हुआ नहीं हुआ, 16 वर्ष ही है, शादी हो गई, तो शादी तो वैलिड होगी, शादी वैलिड होगी, याद रखिएगा, माइनर है, शादी वैलिड होगी। लेकिन जैसे ही यह लड़की 18 की होगी तो इसके पास एक अधिकार क्रिएट हो जाता है कि तुमको इस लड़के के साथ रहना है कि नहीं। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि यही है वयस्कता का चयन, आप चयन कर सकते हैं, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट दिया गया है। और इस आधार पर अगर आप चाहते हैं उस लड़का के साथ नहीं रहना जो 2 साल से आपका पति बना हुआ है, उसके साथ आप नहीं भी रह सकते हैं, आपको तलाक मिल जाएगा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के आधार पर। ठीक है, तो समय लगभग काफी हो गया है, फिर भी मैं कंप्लीट कराने का कोशिश कर रहा हूं। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स, पति का भी इच्छा है, पत्नी की भी इच्छा है कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, हम लोगों की सोच नहीं मिल पा रही है, हम लोगों का विजन अलग अलग है, तो इस आधार पर भी पति पत्नी को तलाक दे दिया जाता है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट मोशन में क्या होता है, पति पत्नी संयुक्त याचिका दायर करेंगे, एक ही साथ याचिका देते हैं, वे 1 वर्ष से अलग रह रहे हो, विवाह को आगे चलाना असंभव हो जाए, दोनों की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्नी को दबा करके या पति को दबा करके भय में रख करके और यह सहमति लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकंड मोशन क्या कहता है कि अब आपने एक साथ पिटीशन दे दिया तो 6 महीने के बाद दूसरी मोशन यानी कूलिंग पीरियड स्टार्ट होता है। 18 महीने के अंदर यह पूरा होना चाहिए और अगर दूसरी मोशन के समय सहमति जारी ना रहे तलाक नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें इस 3 केस लॉ को याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह 3 केस लॉ है, इसको याद कर लीजिएगा। अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर का केस है, इसमें 6 महीना वेटिंग पीरियड कोर्ट हटा सकती है। और ये श्रेष्ठा देवी
वर्सेस ओम प्रकाश 1991 का मामला है कंसेंट मस्ट कंटिन्यू टिल सेकेंड मोशन। हितेश भटनागर वर्सेस दीपा का मामला है 2011 का वन पार्टी विड्रॉल इंस पिटीशन, इस बात को याद रखना है। सेक्शन 14 कहता है नो पिटीशन फॉर डिवोर्स विद इन 1 ईयर, यानी 1 वर्ष के भीतर तलाक की याचिका दायर नहीं किया जा सकता है। अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है और आपकी शादी का अभी 1 साल भी नहीं हुआ है तो आप तलाक के लिए कोई पिटीशन नहीं दे सकते, इस बात को याद रखना है। लेकिन एक और बात, अब आपके मन में आएगा सर अगर कोई लड़का लड़की की शादी हुई और लड़की के साथ बहुत क्रूरल्टी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन एकदम नर्क बन गया है, तो 1 साल तक उसको जीना पड़ेगा, उस लड़का के साथ रहना पड़ेगा क्या, तभी तलाक होगी? नहीं। इसके लिए मैंने क्या कहा कि एक्सेप्शनल हार्डशिप दिया गया है, असाधारण दुष्कर्म एक्सेप्शनल डिप्राविटी दिया गया है, यानी कि यह एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती है। कोर्ट अनुमति दे सकती है आपको तलाक का भी, कब? जब यह स्थिति आएगी तब, इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद सेक्शन 15 के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके ऊपर एक लेक्चर और बनेगी, हिंदू मैरिज एक्ट का एक लेक्चर और बनेगी। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों को हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ाने का कोशिश किया है। देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की सीरीज मैं चला रहा हूं, यह आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है और यह वीडियो को मल्टीपल टाइम्स जरूर आप लोग देखिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको भी AIB से डर लगता है, आप भी चाहते हैं पहले ही प्रयास में AIB को क्लियर करना, तो मेरे बैच को ज्वाइन कीजिए, जिसकी फी रखा गया है ओनली 500 रुपीज, जो कि रिफंडेबल है। अगर किसी कारण बस आपकी AIB में क्लियर नहीं हो पाता, AIB सफल नहीं कर पाते आप, तो आपका यह रुपया वापस कर दिया जाएगा। अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 7992300615। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और बैच को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी इसी प्रकार का लेक्चर लाता रहूंगा। मैंने 30 डे चैलेंज की बात किया है, मैं 30 वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा और इस 30 वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी AIB में 100% सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।